हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ट्यूटोरियल शीट 11। सो इस ट्यूटोरियल शीट की ऑलरेडी मेरे पास स्लाइड्स रेडी हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए हैं। अभी इससे पहले जस्ट मैंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैंने उस वीडियो का आउटपुट चेक किया तो उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें दोबारा से आपको आपके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिर्फ समझाऊंगा आपको। ऑलरेडी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। ठीक। सो इन क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द आइंस्टाइन कोफिशिएंट सेटिस्फाइज a21 डिवाइड बाय b21 किसके इक्वल होता है 8 पाई h न्यू क्यूब बाय c क्यूब, वेयर a21 एंड b21 आर नोन एज आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा लेजर का बेसिक जान लेते हैं। सो लेजर के अंदर बेसिकली आपके पास तीन तरह के फिनोमेना होते हैं: एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, दो लेवल्स होते हैं, E1 एंड E2 लेवल। ये किसके लेवल्स हैं? एटम्स के लेवल हैं। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एटम अभी ग्राउंड स्टेट में है, एक फोटोन आता है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, एंड दिस एनर्जी एच न्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ E1 एंड E2। तो ये एटम क्या करेगा, इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। सो एटम एब्जॉर्ब्स फोटोन एनर्जी एंड मूव्स टू एन एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड प्रोसेस पर आते हैं विच इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो ठीक है, ये एटम अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है लेट्स से एक टाइम पर। उसके बाद अभी ग्राउंड स्टेट में आएगा एंड डी एक्साइट होगा। सो जब डी एक्साइट होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी कितनी रिलीज करेगा? एग्जैक्टली द डिफरेंस ऑफ दीज टू लेवल E2 एंड E1। सो आपके पास एक फोटोन एमिट होगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। सो एक्साइटेड एटम randomly emits a photon and return to lower energy state and incoherent light। ठीक है, यहां से आपको इनकोहेरेंट लाइट मिलती है। थर्ड प्रोसेस पर हम आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। सो स्टिमुलेटेड एमिशन के आपके पास क्या होता है, E1 एंड E2 के बीच में कुछ मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। मेटास्टेबल स्टेट्स वो होती हैं जिनका जो जिसमें एटम थोड़े रिलेटिवली ज्यादा टाइम के लिए रह सके। जो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं इनका बहुत ही कम टाइम के लिए एटम इस स्टेट के अंदर रहता है। इट इमीडिएटली डिके टू, मतलब इमीडिएटली डी एक्साइट्स टू द ग्राउंड स्टेट। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट के अंदर क्या होता है, एटम तब तक डिके नहीं करेगा जब तक उसको हम एक्सटर्नली स्टिमुलेट नहीं करेंगे। सो आपके पास एक फोटोन आता है जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू दीज टू लेवल्स के इक्वल होती है E1 एंड E2, एंड ये इस एटम को स्टिमुलेट करता है। ये अपनी एनर्जी यहाँ पर इसको नहीं देगा, या इसकी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसको स्टिमुलेट करेगी। सो यहां से डी एक्साइटेशन होगा, एक और फोटोन निकलेगा। सो एक फोटोन आपके पास ऑलरेडी पहले से आ रहा था, दूसरा फोटोन इसके डी एक्साइटेशन से रिलीज होगा। सो स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर आपके पास दो फोटोन्स रिलीज होते हैं एंड दीज टू फोटोन्स आर कोहेरेंट, मींस इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। सो इनकमिंग फोटोन स्टिमुलेट्स द एक्साइटेड एटम टू एमिट एन आइडेंटिकल फोटोन रिजल्टिंग इन कोहेरेंट लाइट एंड एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर एक फोटोन था, स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद आपके पास दो फोटोन हो रहे हैं। सो दिस लाइट, दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन लेजर। we need in laser we need a highly coherent beam which is amplified, मीन्स आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम इन तीनों प्रोसेसेस के लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे एंड देन उसको हम सोल्व करेंगे। सो यहां पर लेट्स से E1 लेवल के अंदर जिस लेवल की एनर्जी E1 है, आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? N1। E2 एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? N2 at any point of time। रो न्यू इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। अब हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए रेट। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी एंड नंबर ऑफ एटम्स इन। एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। सो कहां, किस पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस टाइम पर N1 के अंदर। N1 इंटू एनर्जी डेंसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? B12। ठीक है, जहां पर B12 आपको क्या देता है? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आप लिखोगे स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। एमिशन कहां से होगा? N2 से N1 में। तो किस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं E2 एनर्जी लेवल के अंदर? N2 पर डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी डेंसिटी।
ये ध्यान रखना। एंड आपके पास कांस्टेंट क्या आएगा, A21। सिमिलरली आप स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी पर प्रोपोर्शनल होगा, N2 पर प्रोपोर्शनल होगा, एंड यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, B21। स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस के बीच में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका कांस्टेंट हम डिफरेंट लेंगे A21, यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे B21। ये एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, आपके पास जो टोटल अपवर्ड ट्रांजिशन होते हैं, अपवर्ड ट्रांजिशन मींस एब्जॉर्प्शन, टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ एमिशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां से मैंने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की, तो इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो मैंने वहां से एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, N2A21 डिवाइड बाय N1B12 माइनस N2B21। यहां से क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल N2 आपको डिनोमिनेटर में से कॉमन लेना है, तो N2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा A21, एंड एक आपको कॉमन क्या लेना है, B12। तो A21 बी सॉरी नॉट B12, B21 आपको कॉमन लेना है। सो A21 डिवाइड बाई B21, आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, B12 डिवाइड बाई B21, एंड N2 आपने कॉमन लिया था तो N1 बाई N2, एंड ये दोनों आपने कांस्टेंट मतलब बाहर ले लिए तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास एनर्जी डेंसिटी को हम आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स इन एनी स्टेट इज गिवन बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, and according to Maxwell distribution law, number of atoms in energy state E1 is equal to n0 exponential minus E1 by kBt, where E1 is the energy of level जिसके लिए हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय n0। n0 क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। सिमिलरली आपके पास एंड kBt, आपके पास kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड आपके पास t क्या होता है, टेम्परेचर। N2 कैसे कैलकुलेट करोगे, n0 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 बाई kBt। तो यहां से आप N2 बाई N1 जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, N2 बाई N1 विल बी, N0 कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस E2 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो E2 माइनस E1 डिवाइड बाई kBt। एंड हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज हैं, तो दो लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है, h न्यू। सो एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kBt, N1 बाई N2 की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, N1 बाई N2 की एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kBt -1। सो अब हम इस एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे उस फॉर्मूले से जो कि हमें प्लैंक से मिला था। सो कंपेयरिंग इट विद प्लैंक फॉर्मूला, सो न्यू रो मतलब रो न्यू कितना होता है, 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kBt -1। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय प्लैंक्स। सो यहां पर मैंने लिख लिया है जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है। तो जब आप इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करोगे, सो यू विल गेट कि A21 बाई B21 मींस ये वैल्यू, ये किसके इक्वल है, 8 पाई h न्यू क्यूब बाय c क्यूब के, ठीक है। एंड आपके पास जो इसका कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kBt का, वो कितना है, 1 है। सो B12 डिवाइड बाय B21 इक्वल टू 1, एंड वहां से आपके पास B12 किसके इक्वल आ जाएगा, B21 के, ठीक है। सो ये आपको प्रूफ करना था, ये वाला एक्सप्रेशन। सो आई होप आपको क्लियर होगा। आपको रेट इक्वेशंस लिखनी है, थर्मल इक्विलिब्रियम रेट को इक्वल करना है, वहां से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, निकाल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, एंड उसको कंपेयर करना है प्लैंक्स फॉर्मूले से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन टू स्पॉन्टेनियस एमिशन एट टेम्परेचर T। हमें रेशियो दिया हुआ था कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेना कि रेट का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट डिवाइड बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट, सो इट विल बी इक्वल टू, जस्ट रेट इक्वेशंस को डिवाइड करना है, यहां से N2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आएगा, हाँ अब ये देखो B21 डिवाइड बाय A21 इंटू एनर्जी डेंसिटी रो न्यू। ये कैसे आएगा, जब आप इस इक्वेशन में B21 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे एंड A21 को न्यूमरेटर में ले आओगे, तो यहां से आपके पास
B21 डिवाइड बाय A21 इंटू एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू, ये दोनों तो इक्वल है तो ये फैक्टर आपके पास 1 हो जाएगा। सो ये आएगा सिंपली 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के बी टी -1। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन रेट टू द spontaneous emission rate is equal to 1 upon h nu by kVt minus 1. So this ratio depends only upon frequency and temperature T. Fine. Now let's move on to question number 3. For radiation of wavelength lambda is equals to 500 nanometer at room temperature 300 Kelvin, calculate the ratio of rate. Again आपको ratio पूछा है यहाँ पर, ratio of rate. Stimulated emission rate divided by spontaneous emission rate. So ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन एच न्यू बाई केबीटी -1. सो आपके पास वेवलेंथ गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ के साथ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सो सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 500 इंटू 10⁻⁹। सो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻34, सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय 500 इंटू 10⁻⁹ इन मीटर्स डिवाइड बाय केबी। केबी क्या होगा? 1.38 इंटू 10⁻23। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद नहीं रहती है तो क्वेश्चन पेपर के एंड में या फिर स्टार्टिंग में दी होती है कांस्टेंट्स की वैल्यू, जहां पर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, सबकी वैल्यूज गिवन होती है। तो अगर याद नहीं रहती है तो वहां से आप लिख लेना, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है आपके पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300 केल्विन। तो जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 10⁻⁻42। सो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपके पास जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट एट रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन। नाउ ये कैलकुलेट हो गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। शो दैट द पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट अकर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नॉर्मली आपके पास क्या होता है एटम्स के अंदर, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स n1 है, एनर्जी E1 है जिनकी, नंबर ऑफ एटम्स n2 है, एनर्जी लेवल जो कि E2 के अंदर है। सो नॉर्मली आपके पास क्या होता है, एटम प्रेफर्स ग्राउंड स्टेट। सो नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड। सो E2 इज योर एक्साइटेड स्टेट एंड E1 इज योर ग्राउंड स्टेट। सो नॉर्मली आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन के केस में क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है जहां पर पॉपुलेशन इन्वर्ट हो जाती है। इट मींस नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, n2 is greater than n1. So we have to prove that this condition is not possible at thermal equilibrium. At thermal equilibrium. So this we have to prove. कैसे प्रूफ करेंगे? देखो सिंपल अपना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, मैक्सवेल लॉ था उससे हमने n1 एंड n2 की वैल्यूज लिख ली। सो n1 n2 हमारे पास ये थे। अब रेशियो कैलकुलेट करते हैं n2 बाय n1 का। सो n2 बाय n1 कितना होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 बाई केबीटी। यहाँ पर E2 माइनस E1 किसके इक्वल होगा, एच न्यू के। सो एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई केबीटी। नाउ एट थर्मल इक्विलिब्रियम मींस एट एनी टेम्परेचर T थर्मल इक्विलिब्रियम, आपके पास जो एच न्यू होगा इट विल बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एनर्जी है तो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम पे ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस दिस टर्म, exponential of some positive quantity, so this term will be less than 1. so आपके पास जो टोटल n2 by n1 है ये किससे इक्वल आ जाएगा, लेस देन 1। सो यहां से क्या आएगा, n2 is less than n1। हमें प्रूफ क्या करना था कि n1 is greater than n2, सॉरी n2 is greater than n1। so at thermal equilibrium population inversion is impossible, or you can say not possible. Now let's look at question number 5. So at 300 Kelvin, calculate n2 by n1 for a transition of energy E equals to 2 electron volt.
एक ट्रांजिशन हुआ है लेट्स से आपके पास E2 और E1 के बीच में, जिसकी एनर्जी आपको दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। KBT इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी, जो कि 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एट रूम टेम्परेचर एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन। सो N2/N1 माइनस किसके इक्वल होगा, यहां पर एच न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे E2 माइनस E1 बाय KBT। सो एच न्यू किसके इक्वल है, या E2 माइनस E1 किसके इक्वल है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, एंड आपके पास KBT की वैल्यू क्या है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2.5 इंटू 10⁻34 वैल्यू ऑफ N2/N1। फाइन, let's come to question number 6. If the lifetime of an excited state is 10⁻8, इसको हम बोलते हैं टाउ। टाउ हमारे पास क्या होता है, एक एवरेज टाइम होता है जिस जिस टाइम के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है। एक्साइटेड स्टेट हमारी क्या है, E2, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, N2। सो जिस टाइम के लिए हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टाउ। एंड कितना दे रखा है आपको, 10⁻⁸। यू हैव टू फाइंड A21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट। सो A21 का रिलेशन क्या होता है, 1/टाउ। सो ये रेसिप्रोकल होता है एवरेज लाइफ टाइम के। जितने भी आपके पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट हैं, डेट इज B12, B21 एंड A21, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी टू रिमेन इन दैट लेवल पर यूनिट टाइम। सो दे रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। सो इनकी डायमेंशन क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, सो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास 10⁸ सेकंड इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है इसी क्वेश्चन के, आपको लाइफ टाइम दे रखा है एक्साइटेड स्टेट का 2 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। कैलकुलेट A21। सो A21 क्या होगा, 1/2 इंटू 10⁻⁸। तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड इनवर्स। दिस इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है A21 एंड फ्रीक्वेंसी, सो यू हैव टू कैलकुलेट V21। सो आपको एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जो A21, B21 एंड फ्रीक्वेंसी को रिलेट करे, जो कि हमने उठाया है क्वेश्चन नंबर 1 से। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखोगे तो हमने जब ये रेशियो कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर देखो A21 B21 है एंड फ्रीक्वेंसी है। सो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, इसमें हमें A21 पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, B21 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास B21 कितना आएगा, यहाँ से A21 इंटू सी क्यूब डिवाइड बाई 8πh न्यू क्यूब। A21 है 10⁸, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ क्यूब डिवाइड बाई 8, पाई इज 3.14, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 इंटू 10⁻14 एंड क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1.3 इंटू 10⁻21। सो इट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है। हमने ऑलमोस्ट सभी ट्यूटोरियल्स कवर कर लिए हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूटोरियल 0 और 1 टू अप टू ट्यूटोरियल 11। इसके बाद हम इसके PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे PYQ में प्रैक्टिस कराऊंगा। सो आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड गाइज बहुत मेहनत लगती है लिटरली वीडियोस बनाने में। अभी जस्ट इस वीडियो में देखो, अराउंड मैंने आधे घंटे में इसको एक्सप्लेन किया था, बट जब मैंने इसका आउटपुट चेक किया तो देखा इसके अंदर आवाज ही नहीं आई मेरी, तो दोबारा से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हर वीडियो के पीछे अराउंड 1 से 2 घंटा लगता है उसको पढ़ने में, समझने में, आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, देन उसको यूट्यूब पे डालने में, अपलोड करने में, कैप्शन लिखने में, थंबनेल बनाने में। सो हर एक वीडियो का एक टाइम, मतलब डेडिकेटेड टाइम जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, एंड अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। इसके हम बहुत सारे PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप, आई विश कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।